आज हम लोग देखेंगे औद्योगिक संबंध का जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है उसके संबंध में। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, वो जॉन टी डनलप का जो है सिस्टम अप्रोच है। आप लोगों ने पढ़ा है कभी इसको? आज ही थोड़ा पढ़ा है सर। अच्छा, इसको समझिए क्या है बेसिकली, ये क्या है अप्रोच, क्या कहना चाहता है। ठीक है, एक्चुअली ये अप्रोच कहता है कि जो रूल्स होते हैं वो सम सर्टेन फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है? किसी भी काम किसी को कार्य बेहतर ढंग से करना। सिस्टम का हिंदी पता है क्या होता है? प्रणाली बोलते, तंत्र बोलते हैं उसको। ठीक है, जब कई सारी चीज मिल करके, कई सारी चीज मिल करके ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। जैसे कि अपने बॉडी में नर्वस सिस्टम है, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। दैट मीन्स कई तरह के ऑर्गन्स हैं जो मिल करके उस पूरे तंत्र को विकसित करते हैं। ठीक है, सिस्टम का मतलब हुआ कि अकेला कोई एक चीज नहीं है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो मिल करके उस पूरे को डेवलप करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं तंत्र। तो ये सिस्टम अप्रोच जो है, यहाँ भी जॉन टी डनलप ने कहा कि भाई कई सारी चीजें हैं जो इनपुट देती हैं और फिर उनका प्रोसेसिंग होता है और फिर वो आउटपुट में निकल के आता है रूल्स के रूप में। क्या मतलब हुआ? तो यहाँ जो रूल्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, रूल्स का मतलब हुआ वही एक्ट या कोड या जो भी आप स्टेट रूल्स या सेंट्रल रूल्स पढ़ते हैं या रेगुलेशन पढ़ते हैं, इन सब की बात हम करते हैं। ठीक है, रूल्स का मतलब यहाँ पे यही है। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हम रेगुलेट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कंट्री में, तो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होता है उसका। होता है कि नहीं होता है? सपोज कीजिए कि वर्कर किस तरह का व्यवहार रखेंगे, नियोजक क्या क्या काम करेगा, अगर कोई समस्या होगी तो उसको कौन सुलझाएगा, सबका रूल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? समझ पा रहे हैं आप लोग बात को? यस सर। हम जो कहना चाह रहे हैं समझ रहे हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में, अभी आप समझ रहे होंगे, ऐसा सोच रहे हो कि इसमें एक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है। बेसिकली संबंध को रेगुलेट कैसे कर रही है सरकार। अरे भाई इतना लेट से क्यों आ रहे हैं? संबंधों को रेगुलेट कैसे कर रही है सरकार? एक्ट के माध्यम से। हाँ, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स के माध्यम से कुछ ना कुछ नियम बनाए हुए हैं सरकार ने और उन नियमों के माध्यम से उन संबंधों को रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब कोई आएंगे तो एंट्री नहीं लेंगे, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स के माध्यम से। तो रूल्स का मतलब यहाँ पर एक्ट भी है, कोड भी है, जो भी है सारे, जो भी हम लोग जिसको फॉलो करते हैं, रेगुलेशन भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो वो इन सब के माध्यम से हम जो है पूरे के पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो इन्होंने कहा कि इस जो सिस्टम अप्रोच में उन्होंने कहा कि जो भी इसका मेन एलिमेंट वो तीन है। पहले तो हम समस्याओं को समझते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उसका फाइनल आउटपुट देते हैं। और आउटपुट क्या है उसका? कोई एक सर्टेन नियम रूल्स बनाते हैं इस इंडस्ट्रियल रिलेशन को। प्रोसेस में क्या हो सकता है? प्रोसेस में आपका बार्गेनिंग है, कंसिलेशन है, आर्बिट्रेशन है, लॉ मेकिंग है, सब कुछ इस प्रोसेस में आता है। और इनपुट में क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इनपुट में कहा कि इनपुट में बेसिकली तीन चीजें हैं, एक्टर है, कंटेक्स्ट है और आइडियोलॉजी है। और आइडियोलॉजी है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज जा रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, सर, बहुत आवाज आ रही है। आवाज सभी को क्लियर नहीं है क्या? आवाज आ रही है? नहीं सर, ठीक है, आवाज ठीक है। आ रही है। तो नेटवर्क इशू होगा आपका, इसलिए किसी को दिक्कत हो रही है, एक आध लोगों को। हालांकि इतना फास्ट नेटवर्क है वाईफाई का कि हमको नहीं लगता है कि आवाज जाने में दिक्कत आ रही होगी। क्लियर आ रहा था? आ रहा है सर। आ रहा है, चलिए। तो ठीक है, कोई फिर एंट्री लेना चाह रहे थे। समय से आइए रवि जी, समय से आइए, लेट कर देते हैं हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं।
हाँ, ठीक है। तो हमने आपको क्या कहा, फिर से इसको मैं सम अप कर देता हूं जल्दी में। हमने आपको कहा कि सिस्टम अप्रोच क्या कहता है कि जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन है, जो भी औद्योगिक संबंध है, उसको निर्धारित करने के लिए हम सर्टेन सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, ठीक है। उन संबंधों को चलाने के लिए नियम बनाते हैं, ठीक है। वो जो रूल्स बनाते हैं, वो रूल्स बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें 3 तत्व आते हैं। पहले तो हम उन समस्याओं को समझते हैं कि समस्याएं कहां से हैं या उसके कौन-कौन से फैक्टर हैं। दूसरा, उस समस्या को समझने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं। जो भी समस्या है उसको कैसे सॉल्व करें, उसका एक तरीका अपनाते हैं। और तीसरा, उसको सॉल्व करने के बाद एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो उन्होंने 3 पॉइंट कहा। इनपुट होता है प्रॉब्लम्स का, जिसके इनपुट करने में कई सारे फैक्टर आते हैं। अभी मैं थोड़ा और डिटेल करूंगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है और तीसरा आउटपुट होता है। तो पहले अगर हम बात कर लें इनपुट की, कि इनपुट में क्या क्या आता है, तो इनपुट में आपको आता है एक्टर्स आते हैं, ठीक है, कंटेक्स्ट आता है और आइडियोलॉजी आती है, विचारधारा आती है। अब एक्टर्स का मतलब क्या हुआ? एक्टर्स का मतलब वो हुआ, जैसे सिंपल भाषा में हम लोग एक्टर का मतलब समझते हैं कलाकार। तो यहां पर एक्टर कौन कौन होगा? तो यहां एक्टर हो जाएगा जो उस औद्योगिक संबंध में रोल प्ले करेगा। कौन? तो एम्प्लॉयर हो सकता है, ठीक है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉई होगा, गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट भी होंगे, या इनके यूनियन भी हो सकते हैं। जी। प्रोजेक्ट और श्रमिक गवर्नमेंट होगी, ये सारे इसके एक्टर होते हैं, ठीक है। सोसाइटी भी होती है गवर्नमेंट के अलावा, ठीक है। मैनेजर होगा, अगर एम्प्लॉयर में फिर और तोड़ दें, यूनियन होगा, उसके अलावा उनके मैनेजर्स भी हो सकते हैं। उनका जो एचआर होता है, एचआर यूनिट, वो हो सकता है। शॉर्टकट फॉर्म में जाएंगे तो उसके बाद जो है सो गवर्नमेंट की कई सारी एजेंसियां हैं, वो भी हो सकती हैं। गवर्नमेंट डायरेक्ट भी इन्वॉल्व होता है, कई बार उनकी एजेंसियां होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती हैं। तो वो सब भी जो है इसमें जो है सो एक्टर के रूप में काम करते हैं। तो पहला हो गया एक्टर कौन होगा। दूसरा है कंटेक्स्ट, किन किन बिंदुओं को ध्यान में देख रखा जाता है, किन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रूल को डिसाइड किया जाता है। तो उसमें 3 पॉइंट इन्होंने दिया था। मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूं, यहाँ पे जगह कम है। हाँ, तो मैंने आपको कहा कि एक है इनपुट, ठीक है, समस्याओं का आना। दूसरा प्रोसेसिंग करना, प्रोसेस या प्रोसेसिंग। और तीसरा है आउटपुट, कि फाइनल क्या रिजल्ट निकल के रूल बना। एक रूल बनाने के पहले ये 3 बातें आएंगी। अब इनपुट्स में क्या क्या है? इनपुट में है एक्टर, कंटेक्स्ट और आपको आइडियोलॉजी। और प्रोसेसिंग में फिर आपका है, जैसे कि इसमें फिर डिस्कस करेंगे अलग से। एक्टर में पहले आपका कौन कौन है? एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, उसके बाद आपका गवर्नमेंट हो गया या उसकी एजेंसीज हो गई। फिर इनके एम्प्लॉयर्स के मैनेजमेंट वगैरह हो सकते हैं। एम्प्लॉय के मैनेजमेंट, एम्प्लॉय के यूनियन हो सकते हैं, ठीक है। और भी जो लोग इससे कंसर्न हैं, आम जनता भी, इवन की जो इसका कंज्यूमर है कह सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट का कंज्यूमर भी इसमें आता है, वो सब इसके एक्टर्स हो गए जो इनसे प्रभावित होने वाले हैं, जिसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। अब मान लीजिए किसी विषय पर चिंता करनी है, कि मान लीजिए एक एग्जांपल बताएं कि आपको कि न्यूनतम मजदूरी जो है उसका निर्धारण करना है। तो न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना है कि भाई कितना रुपया बनाना है। तो मान लीजिए 300 रुपये हम अनस्किल्ड लेबर के लिए, या हम अनस्किल्ड लेबर के लिए बिहार में कह देंगे कि 1000 रुपया रखना चाहते हैं। 1000 रुपया पर डे अनस्किल्ड लेबर को देना है, अकुशल श्रमिक को देना है, ठीक। तो अकुशल श्रमिक को 1000 देना है, तो हमको ये देखना होगा कि जो एम्प्लॉयर है क्या उसके पास पेइंग कैपेसिटी है, या फिर जो
कंज्यूमर है, अगर 1000 रुपया देगा वो एम्प्लॉयर, तो फिर क्या करेगा, प्रोडक्ट को महंगा कर देगा। तो जितने भी एक्टर हैं उन सबको देखना पड़ता है कि जो जो उससे कंसर्न है। दूसरा कंटेक्स्ट होता है। कंटेक्स्ट में इन्होंने 3 बातों को रखा है। एक तो रखा है इन्होंने टेक्नोलॉजी को, दूसरा इन्होंने रखा है मार्केट को, और तीसरा इन्होंने रखा है पावर को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और आइडियोलॉजी मतलब हो गया विचारधारा, कि उस समाज में या उस समय कैसी विचारधारा प्रिवेल कर रही है सोसाइटी में। जो बहुत तरह का आइडियोलॉजी हो सकता है, सोशलिज्म हो सकता है, मार्क्सिस्ट थ्योरी हो सकती है, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट हो सकता है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो सकती है, बहुत तरह की बातें। अब एक एक करके हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। तो एक्टर में मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी रूल को बनाने के पहले, किसी भी रूल को सेटअप करने के पहले हम इनपुट में सबसे पहले तो देखेंगे जो जो उससे लिंक्ड हैं, जो जो उससे प्रभावित हो सकते हैं, जो जो उसके एक्टर हैं मेन। तो उसमें ये लोग आ गए। कॉन्टेक्स्ट में हो गया टेक्नोलॉजी वगैरह, कैसा टेक्नोलॉजी, अगर मान लीजिए कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है उसके प्रोडक्शंस पे या और चीज़ों पे। प्लस मार्केटिंग कैसी है, बजटरी अलाउंस कैसा है, ये भी देखा जाता है। प्लस पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का यूनियन या एम्प्लॉय का यूनियन कितना स्ट्रांग है, इस हिसाब से भी वो अपने तरफ नियम को मोड़ने में या नियम को अपने हिसाब से करने में सफल हो जाते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इन 3 बातों को रखा। और आइडियोलॉजी विचारधारा में मैंने बताया कि वह या तो वो कैपिटलिस्ट थॉट हो सकता है, कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट हो सकता है, मार्क्सिस्ट का थ्योरी हो सकती है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो सकती है, या सोशलिज्म की बात हो सकती है। ये सब टर्म आप लोग जानते होंगे सारा। यस सर। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद हो गया, जहां मार्केट को सरकार नियंत्रित नहीं करती है, बल्कि मार्केट में एक ओपन कंपटीशन छोड़ देती है, जो लोग एक दूसरे से कंपटीशन करके मार्केट के प्राइस को रेगुलेट करते हैं कैपिटलिज्म में। अगर वो सोशलिज्म है, समाजवाद हो जाएगा, तो उससे सेंस में क्या होता है, कोई बताएंगे समाजवाद में क्या होगा? सर आम जनता को ध्यान में रख करके कानून बनाया जाएगा। समाजवाद में कल्याण की सरकार का बातें ज्यादा नियंत्रण होगी। होगा, सरकार नियंत्रित करेगी। सरकार नियंत्रित करती है इसमें हाँ, से। सरकार नियंत्रित करती है एक हद तक, कंप्लीट नहीं, एक हद तक। अच्छा, एक मार्क्सिस्ट थ्योरी, साम्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है, समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है? सर समाजवाद में सरकार लिमिटेड जो है उसको बाजार को और उत्पादन को, वितरण को लिमिटेड कंट्रोल करती है, जबकि साम्यवाद में उत्पादन वितरण पे पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है। साम्यवाद में। यस सर। और कोई? सर जिसमें समाज को हित में रख के कोई पॉलिसी बनाया जाता है। चलिए, कभी फिर मुझे मौका लगेगा तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, अभी बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। समाजवाद में कॉन्सेप्ट होता है स्टेट का, लेकिन जब साम्यवाद की बात करते हैं तो उसमें स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। समाजवाद में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करने का दायित्व स्टेट का है, लेकिन साम्यवाद में स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, हर एक व्यक्ति को रिसोर्सेज पे इक्वल वेटेज दिया जाता है। तो ये दोनों में मेन अंतर है। खैर अभी चलते तो हैं। साम्यवाद में पूंजीवाद आ जाता है क्या? नहीं, साम्यवाद और पूंजीवाद तो बहुत दूर दूर की बात है, दोनों मतलब 2 अलग अलग धारा है। ठीक है। सर वो साम्यवाद का जो सबसे मतलब अंतिम स्थिति है उसमें स्टेटलेस कॉन्सेप्ट को स्वीकारा गया है। ऐसे जो प्रचलित साम्यवादी व्यवस्था दुनिया में है उसमें तो अलग बात है, स्टेट का कि प्रचलित तो ठीक है, स्टेट का एग्जिस्टेंस है ही सर। प्रचलित में तो संभव ही नहीं है साम्यवाद लाना। ठीक है, एक अंतिम कॉन्सेप्ट जो उसका है कि वो स्टेट की व्यवस्था को भी नकारता है। खैर चलिए, उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे ज्यादा डिटेल। विचारधारा, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में हम उसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों का अधिकार होता है। हाँ, मार्केट के लिए भी ओपन छोड़ रखा है, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रखा है। तो मोर और लेस हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, कि भाई मार्केट में कंपटीशन भी बना रहे और इतना ज्यादा मार्केट ओपन ना हो जाए कि आम जनता को समस्या होने लगे। ठीक है, इंडिया में है ये। हाँ, अपने यहाँ ये मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। तो ये हो गया आपका एक्टर, कंटेक्स्ट एंड आइडियोलॉजी।
जिसके आधार पर ये सारे इनपुट आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस इनपुट, इसके आधार पर इन्होंने फॉर्मूला दिया था, जो जॉन टी डनलप का एक फॉर्मूला है, R=FATM-PI। अब इस फॉर्मूला का क्या मीनिंग है देख लीजिए, R=FATM-PI। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं, R=FACI, या कहीं कहीं इसको IR भी लिखते हैं आर की जगह, लेकिन आर ही मैक्सिमम जगह मैंने देखा लिखा हुआ रहता है। रूल्स, रूल इज द फंक्शन ऑफ ए मीन्स एक्टर, टी मीन्स टेक्नोलॉजी, एम मीन्स मार्केट, पी मीन्स पावर एंड आई मीन्स आइडियोलॉजी, या फिर उसको कह सकते हैं रूल इज द फंक्शन ऑफ एक्टर, कंटेक्स्ट एंड आइडियोलॉजी। तो डनलप का कहना था कि भाई रूल जो होता है वो इतने सारे फंक्शन पर निर्भर करता है। फंक्शन आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, तो जो फंक्शन Yes, sir. पर निर्भर करता है तो उसके हिसाब से उसके वैल्यूज में परिवर्तन आते हैं, जो फंक्शन होता है। तो यहाँ पे उसी मैथ की तरह समझिए, फंक्शन उसका है। अब जो भी रूल के जो भी इनपुट है, उनके आधार पर जो भी फाइंडिंग्स निकलता है, उसके आधार पर फिर प्रोसेसिंग होगी। तो प्रोसेसिंग में फिर क्या क्या हो सकता है। अब मान लीजिए कि किसी विचार विमर्श करना है कि भाई मिनिमम वेज जो है हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि मिनिमम वेज अगर बढ़ाना है और उसको हमको 1000 रुपया करना है या कुछ भी करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए फिर जितने एक्टर्स थे उस पर कंसीडर करेंगे। उसके बाद हो सकता है ट्रेड यूनियन काफी मजबूत हो तो वो कहेगा कि नहीं ज्यादा हो जाए, एम्प्लॉयर यूनियन मजबूत हो तो वो कर देगा कि नहीं भाई कम से कम हो, सरकार पे उस तरह से दबाव बना सकता है, ठीक है। मार्केट का क्या स्थिति है, उसके बाद आपका जो है सो आइडियोलॉजी कैसा है, कैपिटलिस्ट थॉट से वो प्रभावित जगह है, या फिर चूंकि तो पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने सिस्टम डेवलप किया था, या फिर कैसा कॉन्सेप्ट चलता है वहां पे। अब ये सारी बातों के आने के बाद क्या होगा, अब हो सकता है कि नियोजक और श्रमिक का जो यूनियन है वो बैठ करके बार्गेनिंग करे, सरकार भी उसमें पार्टी हो, कंसिलेशन करे, जहां पे कि कंसिलेशन और बार्गेनिंग में क्या अंतर होता है। बार्गेन करना मतलब समझते हैं ना, सौदेबाजी करना, सौदेबाजी करना। हाँ, बार्गेन मतलब हो गया सौदेबाजी करना, और कंसिलेशन मतलब वो सुलह हो गया सुलह सर। करना होता है सर, समझौता करना। संधारण वार्ता या सुलह वार्ता कहते हैं इसको, सुलह वार्ता करना। तो इसमें क्या कि ये डायरेक्ट करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है, इसमें सरकार नहीं पार्टिसिपेट करेगी। कंसिलेशन में रोल हो जाता है सरकार का भी, इसमें सरकार बस एक आंख मूंद करके देखते रहेगी सरकार का पार्टी, और वो दोनों आपस में वार्ता करेंगे जिसमें ये सहयोग करेगा उसको। आर्बिट्रेशन होता है जिसको विवाचन कहते हैं आप लोग हिंदी में, ठीक है। बीच वाला, बीच में कोई एक आदमी को मान लिया, दोनों आदमी, और उसके हिसाब से फिर डिसीजन किया। या फिर लॉ मेकिंग हुआ जिसमें कि सरकार जो है सो कैबिनेट के थ्रू या विधानसभा या मतलब यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो राज्यसभा लोकसभा के थ्रू पास करके इसको बनाएगी, ठीक है। तो इसमें फीडबैक वगैरह लेगी डिफरेंट तरह से, और उसके बाद जो है उसका प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंच गए कि हाँ हमको ये काम करना है, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी 500 रुपये से कम नहीं होगी किसी भी हालत में, तो ठीक है, फाइनल एक रूल बन गया कि 500 रुपये से कम न्यूनतम मजदूरी नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अप्रोच होता है, सिस्टमिक अप्रोच। इसको सिस्टमिक अप्रोच भी कहते हैं, डनलप के अप्रोच को सिस्टम अप्रोच 1958 में ये डेवलप हुआ था। अब इसमें जो है ना दो तरह का नियम की बात की गई है, कहीं कहीं आपको 3 तरह के नियम की बात की जाती है और कहीं कहीं 2 तरह के नियम की बात है। एक है सब्सटेंसिव रूल होता है, मौलिक नियम, और एक होता है प्रोसीजरल रूल्स, प्रक्रिया संबंधी नियम। तो कहता है कि जो भी रूल्स बनते हैं वो आपको 2 या 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो सब्सटेंसिव रूल होगा, सब्सटेंसिव रूल होगा कि जो फैक्ट है उसको जो है सो पालन करना है। दूसरा होता है प्रोसीजरल रूल कि उस फैक्ट को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, और तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रूल कि उसका अनुपालन कैसे करना है, उसका तरीका। जैसे इसको समझिए कि सब्सटेंसिव रूल हो गया कि न्यूनतम मजदूरी जो है, न्यूनतम मजदूरी आपको 1000 रुपया से या 500 रुपया से कम नहीं होगी, प्रतिदिन से कम नहीं होगी, ठीक है।
ये एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, उतना है नहीं। तो न्यूनतम मजदूरी 1000 रुपया प्रतिदिन से कम नहीं हो गया, ये एक सब्सटेंसिव रूल बन गया। लेकिन न्यूनतम मजदूरी 1000 रुपया निर्धारण करने का क्या तरीका है? तो आपने पढ़ा होगा मिनिमम वेज एक्ट में कि सरकार 2 तरीके से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकती है। एक है कमिटी मेथड से, पढ़े है ना, और दूसरा यस सर, दूसरा है किस मेथड से? एक समिति अधिसूचना गजट मेथड से। सूचना है शायद। तो हाँ, समिति विधि या अधिसूचना विधि से। ठीक है, तो ये तरीका जो है ये कौन सा रूल हो गया? ये प्रोसीजरल रूल्स हो गया। समिति विधि में सरकार क्या करती है? समिति बना लेती है, उनको कहती है कि जो भी प्रभावित होने वाले लोग हैं उनसे जो है सो आप मांग लीजिए या उनका एक सर्वे करके देख लीजिए और एक नियम बना लीजिए कि भाई कितना मिनिमम वेज रखा जाए क्या। फिर सरकार जो है सो नोटिफिकेशन। अधिसूचना विधि में सरकार अपने स्तर से ही डिसाइड कर लेती है ट्राइपार्टाइट मीटिंग में कि इतना हम रखेंगे और सूचना दे देती है प्रभावित होने वाले पक्षों को। अगर कोई आपत्ति आता है तो उस पर फिर विचार करके फिर फाइनल नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो ये अधिसूचना विधि होगी। तो ये जो प्रक्रिया है कि न्यूनतम मजदूरी इतना रखेंगे, ये हो गया सब्सटेंसिव रूल। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा? ये प्रोसीजर है, ये तरीका है, इसीलिए इसको हम कहेंगे ये सारे रूल जो होंगे इससे रिलेटेड वो प्रोसीजरल रूल। और फिर जब किसी को न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाएगा तो वो क्या करता है? फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पढ़े आप लोग? दावा दायर, सर वो शिकायत कर सकता है। हाँ, वो जो दावा दायर करता है, आवेदन होता है उसके थ्रू वो क्लेम्स फाइल कर सकता है, सेक्शन 20। ठीक है, तो सेक्शन 20 में क्लेम फाइल करेगा, फिर उसके लिए अथॉरिटी डिसाइड है कि कौन उस क्लेम को सुनेगा और उसकी हियरिंग करने के बाद उसका डिसीजन लेगा। अगर सर्टिफिकेट केस में जाना है या फिर क्या फाइन लगाना है, प्रोसिक्यूशन में जाना है, कुछ भी। तो ये सारा काम कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो ये रूल किससे जुड़े हुए गए? एडमिनिस्ट्रेटिव रूल से। तो इसीलिए रूल्स को या तो 2 या कभी कभी 3 लिखते हैं। तो जो मौलिक नियम हो गए कि वो उन परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं जिसके तहत लोग उद्योग में कार्यरत हैं। इसमें जो है सो अस्थायी आदेश में भी कई तरह के नियम हो सकते हैं, किसी तरह का सेटलमेंट हो, समझौता हो सकता है, मैनेजमेंट का नियम हो सकता है। तो जो भी नियम है वो आपका सब्सटेंसिव रूल हो गया। और उस नियम को कैसे लाया जाएगा उसकी जो प्रक्रिया है उसके लिए हम उसको प्रोसीजरल रूल कहते हैं। और उसको फिर अनुपालन कराने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए जो भी रूल बना है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रूल कहते हैं। तो जॉन टी डनलप ने कहा कि भाई 3 तरह के रूल्स उसके बाद आउटपुट के रूप में हमको मिल करके आते हैं। और ये तीनों रूल सामान्यतः आपको एक एक्ट में ही देखने को मिल जाएगा, तीनों तरह का। तो ये आपको औद्योगिक जो संबंध है उसका जो प्रणाली दृष्टिकोण है, सिस्टम अप्रोच, ये क्लियर हुआ जॉन टी डनलप का, क्योंकि ये जरूरी है एक समझ विकसित करने के लिए। हो सकता है कि हमको तो डाउट है कि आने वाले समय में इसके बारे में आपको क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ दे। जिस हिसाब से इस बार रिफ्लेक्टर वाला क्वेश्चन पूछा था इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो कोई मतलब ये बहुत फेमस है जॉन टी डनलप का ये सिस्टम अप्रोच। इसीलिए इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। बुक्स वगैरह में भी मैं देखता हूँ जनरली मिलता नहीं है जो आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए इसको क्लियर हो लीजिए। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो फिर उस पर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई इसके मन में कोई पॉइंट रह गया हो तो बताएं। सर ये प्रक्रिया संबंधी नियम को फिर से बता दीजिए। देखिए, फिर से हम पूरे बात को एक बार सिंपल शब्दों में दोहराने का प्रयास करते हैं। डनलप ने कहा कि भाई कोई भी जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स पे चलेगा। तो रूल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, पहले तो कोई उसके इनपुट्स होंगे, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आउटपुट्स में रूल आएगा। फिर इनपुट्स में उसने क्या कहा कि इनपुट्स में उसके एक्टर्स होते हैं, कंटेक्स्ट होता है और आइडियोलॉजी होता है। 3 पॉइंट उसने रखा। अब इसका हिंदी मैंने इसलिए नहीं लिखा कि हिंदी में कहीं ये हम थ्योरी देखे ही नहीं। अब एक्टर्स का हिंदी कलाकार लिखते तो समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैंने उसको अंग्रेजी में ही रखा उस टर्म को। तो एक्टर, कंटेक्स्ट, आइडियोलॉजी का तो विचारधारा आप लिख सकते हैं, तो आप भी अंग्रेजी में लिख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया, फंक्शन ऑफ द ATMPI या फंक्शन ऑफ ACI। ठीक है, तो इसमें फिर एक्टर्स में जो होते हैं, अब फिर अलग अलग एक्टर होंगे, मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, एम्प्लॉयर से रिलेटेड, या फिर उधर यूनियन से रिलेटेड, ट्रेड यूनियन से या एम्प्लॉय से रिलेटेड, फिर गवर्नमेंट वगैरह या उसकी एजेंसियां आती है। प्रोसेसिंग में फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में उसके आ गया टेक्नोलॉजी आ गया, मार्केट आ गया और पावर आ गया। उसके बाद थर्ड उसका जो हो गया आपका आइडियोलॉजी, जिस तरह से उस विचारधारा से वो जुड़ा हुआ हो। और फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, जो भी रूल होगा उससे बनने से पहले लोग विचार करेंगे। हो सकता है एम्प्लॉय आपस में मिल के सोचे, कलेक्टिव बार्गेनिंग करे, कंसिलेशन हो, आर्बिट्रेशन हो, या फिर नियम बने आपका विधानसभा या लोकसभा इन सब के थ्रू। तो ये सब हो गया आपका प्रोसेस हो गया उसका। और प्रोसेस बनने के बाद फिर फाइनल आउटपुट पे हमको रूल्स जो है मिलेंगे। अब जो रूल्स मिलेंगे वो 3 तरह के आपको मिलेंगे। सब्सटेंसिव रूल्स हो सकते हैं, प्रोसीजरल रूल्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव
रूल्स हो सकते हैं। ठीक है, और किसी को कंफ्यूजन है तो हम लोग आगे बढ़े। अब उसके बाद कुछ और भी दृष्टिकोण जो है, कुछ और भी अप्रोचेज है जिसके बारे में हम लोग इन शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से अप्रोचेज हैं? एक है ऑक्सफोर्ड अप्रोच। ऑक्सफोर्ड अप्रोच जो है एक आयोग था, डोनोवान आयोग, उसने दिया था ऑक्सफोर्ड अप्रोच। ठीक है, डोनोवान आयोग का है ये ऑक्सफोर्ड अप्रोच। उसने कहा था कि जो भी रूल्स है, जो भी नियम है, जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनता है, वो डिपेंड करता है मुख्यतः दो बातों पर। एक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग पर, और दूसरा जो है आपसी मतभेद जो होता है नियोजक और श्रमिक के बीच, उसको दूर करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उन पर। इस आयोग ने कहा कि जो भी आपके औद्योगिक संबंध है वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक है आपका सामूहिक सौदेबाजी पर। हालांकि अपने यहाँ ये बहुत सामूहिक सौदेबाजी बहुत विकसित नहीं है, लेकिन विदेशों में ये काफी ज्यादा जो है विकसित है। एक सामूहिक सौदेबाजी पर पहला पॉइंट, और दूसरा जो है आपसी मतभेद को दूर करने के लिए जो भी प्रयास किया जाए। करने के प्रयासों पर। ठीक है, इन दो फैक्ट्स के आधार पर जो भी चीज बनती है, जो भी सर्टेन सेट ऑफ रूल्स बनते हैं, जो भी आपसी एग्रीमेंट होता है, उन सबको जो है सो वो सब जो है औद्योगिक संबंधों को विनियमित करते हैं। ठीक है, दूसरा एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या कहता है कि जो मनुष्य जो है वो स्वभाव से ही क्या है, एक तरह से शक की दृष्टिकोण से देखता है। खास करके यहाँ पर जो है दो जो फैक्टर हैं, एक है नियोजक और एक है श्रमिक, और दोनों का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, हमने आपको कल भी इस पर जिक्र किया था कि जो नियोजक और श्रमिक है, इन दोनों का जो इंटरेस्ट है वो क्या है, अपोजिट है। क्यों है अपोजिट? क्यों अपोजिट है दोनों का इंटरेस्ट? एक नियोजक को सर प्रॉफिट चाहिए, दोनों अपना अपना फायदा चाहते हैं। दोनों अपना अपना फायदा। नियोजक को क्या कीमत पे जो है ना उसको ज्यादा फायदा मिले। नियोजक क्या चाहता है? कम कीमत पे जो है ज्यादा चाहिए सर, कम लागत होना चाहिए, अधिक मुनाफा। तो नियोजक अधिकतम लाभ की इच्छा रखता है, श्रमिक कार्य के दशाओं में सुधार। ठीक है, श्रमिक को सहायता और सुविधा चाहिए। हाँ, श्रमिक अधिक सुविधा चाहेगा, नियोजक अधिक मुनाफा चाहेगा। अब जैसे सुविधा अधिक देगा मुनाफा घटेगा। ठीक है, जैसे सुविधा देने के लिए तो मुनाफा कम करना पड़ेगा ना, तो नियोजक को समस्या होने लगेगी। और यदि सुविधा भोगी अधिक हो जाएगा तो वो मुनाफा कम क्रिएट करेगा, क्योंकि अब यदि आपको काम के घंटे घटा दिए जाए, आपको रहने की खाने की अच्छी सुविधाएं मिल जाए, तो फिर आप जो है सो काम भी कम करेंगे। मान लीजिए हम लोग को 3 दिन काम करके ही पूरे महीने का वेतन मिले, तो कौन जाएगा बाकी के 28 दिन या जो भी 25 दिन के ऑफिस होती है। तो कहने का मतलब कि सुविधा अधिक मिलेगी तो मुनाफा कम होने लगेगा, या मुनाफा में से कटौती हो जाएगी। और अगर मुनाफा अधिक कमाने लगेगा नियोजक, तो श्रमिक को सुविधा में से कटौती करना पड़ेगा। तो इस दोनों सेंस में दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो इंटरेस्ट अपोजिट होने के चलते क्या होता है, दोनों एक दूसरे को शक की दृष्टिकोण से देखते हैं, एक दूसरे को ईमानदार इरादा भी अगर किसी का रहता है, अगर पॉजिटिव अप्रोच भी रहता है, तो बहुत अच्छे तरीके से उसको नहीं देख पाते। तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि साइकोलॉजिकली जो है उतना ब्रॉड थिंकिंग होना चाहिए एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, कि दोनों एक दूसरे पे भरोसा करें और दोनों एक दूसरे को शक के दृष्टिकोण से नहीं देखें। यदि ऐसा स्थिति होगा तो औद्योगिक संबंध कभी भी बेहतर नहीं होगा। दूसरा है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, जो ये कहता है कि जो उद्योग है ना, और हम लोगों ने कई सारे परिभाषाओं में देखा कि उद्योग अपने आप में एक समाज है। उद्योग जो है वो अपने आप में एक समाज है। एक समाज में जैसे कि हर एक तरह का संबंध होता है और एक हर एक तरह के उसमें व्यवहार होते हैं, संस्कृतियां होती हैं, उसी प्रकार से एक उद्योग में भी नियोजक और श्रमिक के बीच जो है सो संबंध स्थापित होता है एक समाज की तरह। और उसी समाजीय दृष्टिकोण से जो है अगर उसमें बेहतर संबंध स्थापित हो, जैसे समाज में अगर मान लीजिए आपका किसी के साथ अच्छा रिलेशन है, तो अच्छा रिलेशन होगा तो एक अच्छा माहौल बनेगा आपके घर का भी, प्लस आपको हमेशा एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। इस तरह से भी अगर उद्योग में सामाजिक जो सोशल जो रिलेशन है वो बेहतर अगर हो, तो फिर वो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो है बेहतर तरीके से होगा।
तो इसमें जो है सो मेन जो पॉइंट रखा जाता है कि भाई अब जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट होता है उसके साथ साथ जो है सो शहरों का जो है सो विकास होना शुरू होता है स्टार्टिंग में, फिर गांव जो है सो धीरे धीरे क्या होता है शहर की ओर मूव करना शुरू करता है, फिर वहां एक नया समाज क्रिएट हो जाता है जहां श्रमिक के बीच, श्रमिक नियोजक के बीच या श्रमिक नियोजक और सरकार इन सब के बीच एक आपसी संबंध बनता है। तो इस संबंध को कहता है वो कि समाज की तरह ही अगर उसको लेके चले तो हमारा बेहतर होगा औद्योगिक संबंध। जैसे समाज में हम एक दूसरे की भलाई के लिए सोचते हैं, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं, उसी प्रकार का हमको दिमाग लगाना है। तीसरा एक है मानवीय संबंध का दृष्टिकोण, ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच, कि भाई श्रमिक जो है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, एज ए मानव उसको ट्रीट करना है। श्रमिक को कोई एक आप वस्तु की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जैसे कि हम ये तो जानते हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो अल्टीमेट पावर रखता है, क्योंकि वो जो है सो किसी को भी नियोजित कर सकता है, काम पर रख सकता है, किसी को भी चाहे तो काम पर से हटा सकता है, जब चाहे कारखाना बंद कर सकता है। तो एम्प्लॉयर तो अल्टीमेट पावर रखता है। अब जिसके पास अल्टीमेट पावर होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति होगी, वो दूसरे वाले को शक्तिहीन समझेगा, तुच्छ समझेगा, ऐसे में उसके साथ वो मानवीय व्यवहार नहीं करेगा। तो इसीलिए उस यह जो दृष्टिकोण है वो कहता है कि नहीं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में को बेहतर अगर डेवलप करना है तो आपको ह्यूमन रिलेशन अप्रोच डेवलप करना होगा, मानवीय दृष्टिकोण बनाना होगा और उस तरीके से उस श्रमिक को देखना होगा। उसके अलावा कुछ सैद्धांतिक दृष्टिकोण भी हैं, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं इसमें, जैसे कि इकाईवादी परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण है, यूनिटरी पर्सपेक्टिव्स। उसके बाद है आपको बहुलवादी, प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव, और एक है मार्क्सवादी या उसको हम लोग रेडिकल भी बोलते हैं, रेडिकल अप्रोच। अब ये तीनों क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अब ये जो आपका इकाईवादी परिप्रेक्ष्य है ये विश्वास करता है 1-to-1 रिलेशन में, और आज के समय में ये अप्रोच जो है सो काफी ज्यादा ही विकसित हो गया। 1-to-1 रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम जानते हैं कि एक जो फैक्ट्री है, सपोज कीजिए, तो एक फैक्ट्री में कौन होगा, एक मैनेजर जनरली होता है जो काम को देखता है। उस मैनेजर के अंदर भी कुछ और मैनेजर हो सकते हैं, सब मैनेजर हो सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हो सकते हैं, इस तरह से बटे होते हैं विंग बाय जो काम वाम को देखते हैं। उसके अंदर भी अब जैसी फैक्ट्री हो बड़ी छोटी, और उसके बाद वर्कर्स तो कई सारे होंगे, इनकी संख्या मान लीजिए मैनेजमेंट में 20 है तो वर्कर हो सकता है कि 1000 होगा। अब यहां पर क्या होता है कि सामान्यतः वर्कर का यूनियन होता है, और उस यूनियन का जो हेड होता है, उस हेड के जो 2-4 लोग होते हैं हेड में, उसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उन 4-5 लोगों का इस मैनेजमेंट के साथ रिलेशन होता है। आ रही बात समझ में? हेलो, यस सर। हाँ, ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं कि किसी भी फैक्ट्री के जो मैनेजमेंट में टॉप में जो 10-20 लोग होते हैं उनका संबंध हर एक वर्कर से तो नहीं होता है कि हर एक वर्कर को वो जानते हैं, नाम से पहचानते हो। उनका संबंध किससे होता है? यूनियन के जो 4-5 लोग हैं उनसे, और उसके थ्रू वो सारे वर्कर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो यूनिटरी पर्सपेक्टिव्स होता है, अप्रोच होता है, वो कहता है कि नहीं, मैनेजमेंट जो है 1-to-1 रिलेशन में विश्वास करता है, हर एक वर्कर्स के साथ उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। अब हर एक के साथ एक दिन में बात करना संभव नहीं है, लेकिन वो किसी यूनियन के कॉन्सेप्ट पर विश्वास नहीं करता है। यानी कि जहां इस तरह का अप्रोच होता है, इकाईवादी अप्रोच, वहां ट्रेड यूनियन के एग्जिस्टेंस को जो है सो नकारा जाता है कि ट्रेड यूनियन का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। हर एक वर्कर जिसको दिक्कत है वो आए मैनेजमेंट के पास कि सर हमको ये दिक्कत हो रही है, सर हमको छुट्टी नहीं मिल रही है, या सर हमको ये समस्या है, तो वो अपना विचार शेयर करे, अपना जो है सो आकर के मैनेजमेंट के पास समस्या को रखे, मैनेजमेंट उसकी समस्या को 1-to-1 सॉल्व करेगा। कोई यूनियन की हमको इसमें जरूरत नहीं होती है। तो इसमें एक जो बहुत कॉमन सा इसमें पॉइंट आता है कि जहां भी आपको यूनिटरी पर्सपेक्टिव्स होता है वहां पे कहा जाता है कि कंफ्लिक्ट इज अननेसेसरी। इस तरह का जहां भी दृष्टिकोण अप्रोच है वहां कहा जाता है जो कंफ्लिक्ट है, कंफ्लिक्ट माने संघर्ष जो भी होता है या आपसी विवाद कह सकते हैं, कंफ्लिक्ट इज अननेसेसरी। अननेसेसरी कहां पे बोला जाता है ये बात? इकाईवादी परिप्रेक्ष्य में, कि कंफ्लिक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है?
कि जैसे किसी श्रमिक के मन में कोई भी विरोध का भाव आया, कोई भी बात ऐसी आई जिससे कि उसके मन में मैनेजमेंट के प्रति जो है विरोध उत्पन्न हुआ, तो वो सीधा जाए मैनेजमेंट के पास और बोले कि हमको ये समस्या है, मैनेजमेंट उस समस्या का समाधान करे, बात खत्म हो गई। कोई बीच में तीसरा यूनियन या उसके नेता की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है बहुलवादी परिप्रेक्ष्य। यहाँ बस समझ गए आप, यदि इसको समझ गए तो इसको उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर किसका इंपॉर्टेंस रखा जाएगा? इस तरह का जो थ्योरी है वो कहता है कि भाई यूनियन का महत्व होता है। आदमी अकेला, चूंकि वर्कर उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो अपने पॉइंट्स को रख सके, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए ट्रेड यूनियन की एक आवश्यकता होगी। तो यह ट्रेड यूनियन के थ्रू जो है वो अपने पॉइंट्स को रखेगा। तो ये अब ट्रेड यूनियन क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए कई बार कन्फ्लिक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो कन्फ्लिक्ट इसलिए रिजॉल्व हो जाएगा इजीली क्योंकि मैनेजमेंट वहां डायरेक्ट देख रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि कई तरह के वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत ज्यादा है, सबका कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना एक मैनेजमेंट के लिए कई बार मुश्किल हो जाएगा और सबको कन्विंस करके लेके चलना। ट्रेड यूनियन रहता है तो ट्रेड यूनियन का जो हेड है अगर उसको कन्विंस कर दिया तो पूरा का पूरा यूनियन या उससे जुड़े हुए वर्कर कन्विंस्ड हो गए। दूसरा हो गया आपका ट्रेड यूनियन। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बहुलवादी परिप्रेक्ष्य जो है प्लूरलिस्टिक्स वाला, वो कहता है कि भाई ट्रेड यूनियन रहना ही चाहिए ताकि वर्कर अपने डिमांड को अच्छे से रख सके। और यहां पर जो कहा जाता है कि conflict is necessary but it can be and needs to be managed and resolved. Conflict is necessary but लेकिन it can be और but it can be and needs to be managed। यानी कि कंफ्लिक्ट तो आवश्यक है, होगा ही। ट्रेड यूनियन ये मान के चलता है कि संघर्ष होना है, लेकिन वो आपको बट इट कैन बी एंड नीड्स टू बी मैनेज, इसको मैनेज किया जा सकता है या इसको मैनेज करने की आवश्यकता है। और मैनेज किसके थ्रू होगा? वो मैनेज किसके थ्रू होगा? ट्रेड यूनियन और प्रबंधक के बीच। हाँ, ट्रेड यूनियन के थ्रू, ठीक है, उन दोनों के बीच में मैनेज होगा। तो ये हो गया। और तीसरा जो है रेडिकल अप्रोच, मार्क्सवादी सिद्धांत या मार्क्सिस्ट अप्रोच, ये कहता है कि भैया जब तक कैपिटलिज्म है, जब तक पूंजीवादी व्यवस्था है, तब तक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहेगा ही रहेगा या अपरिहार्य है, इसको कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इन ए कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहेगा ही रहेगा जब तक कैपिटलिज्म है। इसलिए आप कैपिटलिज्म को हटाइए तो फिर हमारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। तो कैपिटलिज्म को हटाइए मतलब ओपन मार्केट में जो एक कंपटीशन है उसको खत्म कीजिए, उसको रेगुलेट कीजिए। आप रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि हर एक आदमी को जो है सो रिसोर्सेज पर अधिकार हो, हर एक आदमी को जो है सो इक्वल रिसोर्सेज मिले। ऐसा कोई नहीं हो कि कोई आदमी एक ही कंपनी में काम कर रहा है तो किसी को 3 लाख रुपए वेतन है और किसी को 30,000 रुपये वेतन है, वो बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इस अप्रोच को पाने के लिए वायलेंस का भी सहारा लेता है, ठीक है। साम्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस अप्रोच को पाने के लिए हिंसा का भी सहारा लेता है। अब एक यहाँ पे ट्रस्टीशिप का थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा है इसको? यस सर। क्या है ट्रस्टीशिप का थ्योरी? सर मतलब अपने पास इतना ही धन संचित करके रखना है जिससे अपना कार्य चल जाए और जो एक्स्ट्रा मनी होगा वो ट्रस्ट या किसी गरीबों में बांट देने का। हाँ, ये थ्योरी गांधी जी का था। आप लोग को हालांकि हिस्ट्री में भी पढ़ना होगा गांधी जी के विचार के बारे में जी। तो गांधी जी का कहना था कि मार्क्सवाद का जो अप्रोच है ना वो तो बहुत अच्छी बात है, वो जो गोल रखा है, लेकिन उसका जो तरीका है वो सही नहीं है क्योंकि वो वायलेंस को प्रमोट करता है। इसलिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का थ्योरी दिया कि भाई सब आदमी एक अपने आप को एक ट्रस्ट का हिस्सा माने। ट्रस्ट मतलब होता है ना, जैसे कि बहुत सारे मंदिरों का ट्रस्ट होता है या बहुत सारे एनजीओज का ट्रस्ट होता है। वो ट्रस्ट क्या करते हैं, सर्टेन अमाउंट्स अपना डोनेशन में प्राप्त करते हैं या कहीं से भी मिलता है उनको, तो वो ट्रस्ट में जमा रहता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है। और उससे संबंधित जो भी व्यक्ति होता है उसको उसमें से वेतन जो मिलना है एक नियम के तहत, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, सबको एक जैसा उसी में आगे पीछे मिलता है और बाकी का पूरा मनी ट्रस्ट का होता है।
तो उसी तरह से वो कहते हैं कि आपका यदि कोई उद्योग है, कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, अगर आप उसको ट्रस्ट के रूप में चलाते हैं, जहां नियोजक न केवल अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहे, बल्कि उसका जो भी मुनाफा हो, जो भी प्रॉफिट हो, वो उस ट्रस्ट का हिस्सा हो, उसमें से वो फिर डिविडेंड करे, शेयर करे और वो लाभांश के रूप में जो है सो अपने श्रमिकों को भी दे। तो इस तरह से अगर ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट लाए तो फिर वो निश्चित रूप से औद्योगिक संबंध जो है वो बेहतर होगा। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से या इंडस्ट्रियल रिलेशन को एक अलग तरीके से समझने के दृष्टिकोण से जो है सो लाए गए। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं अप्रोचेस, मतलब क्या अप्रोच होगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस को समझने का। क्लियर है सभी का?